हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि अपने आप को साबित कर सकें ताकि औरों की नजरों में हमारे लिए सम्मान हो। इस प्रयास में हम ना जाने क्या क्या कर जाते हैं, कभी तो हदें भी पार कर जाते हैं जो नाजायज है, तर्क की कसौटी पर नहीं उतरती। लेकिन इतना करते वक्त कभी ये सोचा है कि क्या हम अपने आप को सम्मान दे पा रहे हैं? क्या हम उस प्रतिभा को सम्मान दे पा रहे हैं जो खासतौर पर प्रकृति ने हमें सौंपी? अगर हमने अपने को ही सम्मान नहीं दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? खुद को बुलंद कीजिए, क्योंकि आपसे है जमाना, आपसे है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। बोरिस जॉनसन बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करने का लिया प्रण। कहा नो डील का विकल्प भी खुला। नए प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर देश में अभी से विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कबूलनामा। पाकिस्तान ने दी आतंकवाद को पनाह। अल-कायदा सहित कई आतंकी संगठनों को दी पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी चल रहे हैं आतंकी कैंप्स। और हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने संसद के परिसर में घुसकर की तोड़फोड़। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बनाया इरादा। चीन ने दिए संकेत, अगर स्थिति बिगड़ी तो भेजी जा सकती है चीनी सेना। बुधवार को ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्हें इस पद के लिए मंगलवार को चुना गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेरेमी हंट को 45,500 से ज्यादा वोटों से मात दी। बोरिस जॉनसन भले ही बड़े अंतर से चुनाव जीतकर आराम से प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन उनके आगे की राह में शायद आराम नहीं लिखा है। जिन लोगों को ब्रिटेन पर शक है, जो लोग ब्रिटेन के खिलाफ हैं, उन लोगों की हार होगी, क्योंकि हम अपने लोकतंत्र में विश्वास बहाल करने जा रहे हैं और हम लोगों से संसद के बार बार किए गए वादों को पूरा करने जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से बिना किसी अगर मगर के बाहर हो जाएंगे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन ने साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता ब्रेक्सिट है और वो किसी भी हालत में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से 31 अक्टूबर तक बाहर निकाल कर ही रहेंगे। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये काम आसान नहीं है। बोरिस जॉनसन को उन सब मुद्दों से जूझना होगा जिनसे पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे का सामना हुआ था। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है बैकस्टॉप। मुझे विश्वास है कि हम आयरिश सीमा पर जांच के बिना एक सौदा कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में इस तरह की जांच करने से इनकार करते हैं। गैर लोकतांत्रिक बैकस्टॉप के बिना हम इस संभावना के लिए तैयार हैं कि ब्रसेल्स बातचीत के लिए आगे मना कर सकता है और हमें बिना किसी सौदे के साथ आने को मजबूर होना पड़े। यही नो डील का डर ही ब्रिटेन को सबसे ज्यादा सता रहा है। लोगों को पता नहीं है कि अगर बिना किसी डील के ब्रिटेन ईयू से बाहर होता है तो कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। इसी डर की वजह से ब्रिटेन में कारोबार का माहौल ठंडा पड़ गया है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने प्लांट्स भी बंद कर दिए हैं। कोई सवाल नहीं है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे धीमे हो गई है, अब शायद मंदी के किनारे पर हो, और मुझे लगता है कि इसका मतलब ये होगा कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के रूप में और जिस चांसलर को वो नियुक्त करते हैं वो संभवतः कर में कटौती और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहेंगे। इसका मतलब है ज्यादा उधार लेने को स्वीकार करना, जो अब होकर रहेगा। इसलिए वो कम समय सीमा में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नो डील ब्रेक्जिट की संभावना के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए उन्हें मंदी के साथ साथ इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। बोरिस जॉनसन की नीतियों का अभी से ब्रिटेन में विरोध शुरू हो गया है, खासकर तब जबकि उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो नो डील के विकल्प के लिए भी तैयार हैं। अधिकतर ब्रिटेन वासी नहीं चाहते कि ब्रिटेन बिना किसी समझौते के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो। वो नो डील के समर्थन में है, वो लोकप्रियता के लिए इसमें है। ये खतरनाक है, ये एक मजाक है और मुझे लग रहा है कि मैं ब्लैक मिरर के एक बहुत बुरे एपिसोड में हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा समाधान खोजने में रुचि रखते हैं जो देश के हित में हो। वो इतनी सारी चीजों पर अलट पलट हो चुके हैं कि वो केवल अपने लिए एक समाधान खोजने में रुचि रखते हैं।
इस बीच बोरिस जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल का भी गठन कर लिया है। जिन व्यक्तियों को अहम पद मिले हैं उनमें प्रमुख हैं भारतीय मूल की प्रीति पटेल, जिन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। डोमिनिक रॉब को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान मूल के साजिद जाविद को वित्त मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनके पास ब्रेक्जिट को अंजाम देने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। हो सकता है उनके जहन में कोई नया फॉर्मूला हो, लेकिन समस्या तो ये है कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन अपने फॉर्मूले में कोई फेरबदल के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बोरिस जॉनसन अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आसमान से उनके लिए कुछ सौगात मिलेगी, उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि उसकी सेना ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, बल्कि उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी और लड़ाई के लिए तैयार किया। ये कबूलनामा आया खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से, जो अमेरिका की यात्रा पर थे। हालांकि उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश की और कहा अब जिस सांप को उन्होंने दूध पिलाया था वो उन्हें ही डस रहा है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिए जाने की ये तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। पाकिस्तान हमेशा इन तस्वीरों की सच्चाई से अपने आप को अलग करता आया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कबूल किया कि देश की सरकारों ने अलकायदा सहित कई आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने में मदद की और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी। हमने इन जिहादी संगठनों को 80 के दशक में खड़ा किया था। हमने उन्हें जिहाद के नाम पर प्रेरित किया था कि अफगानिस्तान में विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ना धार्मिक कर्तव्य है। तो अलकायदा सहित ये सारे संगठन पाकिस्तान में आए। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और तब हमने इन्हीं संगठनों, जो पाकिस्तानी आर्मी के काफी करीब हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी सेना ने ही बनाया था, उनको ये समझाने की कोशिश की कि अब अच्छे लोग वहाँ हैं, इसलिए ये जिहाद का मुद्दा नहीं है। इमरान खान ने यह भी माना कि आतंकवादियों को ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी दी गई। इस बयान ने भारत के उस दावे को और पुख्ता कर दिया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप चला रहा है। जब हम आतंकी समूहों की बात करते हैं तो इनके पास अभी भी 30 से 40 हजार हथियारबंद लोग हैं, जिन्हें अफगानिस्तान या फिर कश्मीर में लड़ रहे लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि इमरान खान ने पाकिस्तान की बेबसी उजागर करने की भी कोशिश की। उन्होंने मौजूदा हालात के लिए देश के पूर्व शासकों को जिम्मेदार ठहराया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका से हाथ मिलाए। तब मेरे पास संसद में सिर्फ एक ही सीट थी और मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ हम सभी से सलाह मशवरा कर रहे थे कि अमेरिका जंग में पाकिस्तान का साथ चाहता है। मैंने इसका विरोध किया था। मेरा मानना था कि पाकिस्तान को निष्पक्ष रहना चाहिए। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान के प्रशासन और सेना ने आतंकवाद को पनाह दी। लेकिन इस खुलासे से उन्होंने बस उस सत्य पर मुहर लगाई है जो सबको पता था। अब उनका ये कहना कि पाकिस्तान अपनी ही नीतियों का मारा है, तो ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान ने दूसरों को परेशान करने के लिए जो कुछ किया है, एक कबूलनामा काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते अमेरिका में स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर की सुनवाई सुर्खियों में रही। मुलर अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रहे हैं। सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रूस की ये कार्यवाही किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने साफ तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये भी कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को निर्दोष नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के पूर्व स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर बुधवार को अमेरिकी काउंसिल के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप पर दी गई अपनी रिपोर्ट का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या उनके सहयोगी के खिलाफ कोई सीधे आरोप साबित नहीं होते, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को न्याय के रास्ते में बाधा डालने के आरोप में निर्दोष नहीं बताया।
मैं आज सुबह अपनी गवाही में एक सुधार जोड़ना चाहता हूं। मैं आज सुबह मिस्टर ल्यू द्वारा कही गई एक बात पर वापस जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आपने ओएलसी राय के कारण राष्ट्रपति पर आरोप नहीं लगाया। ये कहना सही नहीं है। हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति ने अपराध किया है या नहीं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी जांच को गलत बताया था, तो क्या वो झूठ था? हाँ। मुलर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप पर दोष साबित होता है तो उन पर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन क्या आप राष्ट्रपति पर अपराध का आरोप उनके पद को छोड़ने के बाद लगा सकते हैं? हाँ। मुलर की इस गवाही के बाद अमेरिका की दोनों पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने अपनी अपनी राजनीतिक जीत का दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये दिन उनके लिए अच्छा रहा। आज हर किसी के लिए बहुत कुछ साबित हुआ। वास्तव में मेरे कुछ सबसे बड़े विरोधियों ने आज ऐसी चीजें लिखी जिन पर मुझे विश्वास नहीं था, और मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। यह हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात रही है, और सब कुछ के बावजूद ये 2.5 साल हमारे देश के लिए अविश्वसनीय रहे हैं। प्रशासन, हमारे अध्यक्ष, मैंने, हम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधी खेमे ने मुलर की गवाही को विपक्ष की जीत बताया। म्यूलर जांच में अमेरिकी सरकार के $40 मिलियन खर्च हुए। याद है उन्होंने कहा कि कितना खर्च होगा? उससे कम है। 37 लोगों और संस्थाओं पर आरोप लगाए गए। 25 चल रहे आपराधिक मामलों को संदर्भित किया गया। 7 को दोषी ठहराया गया, जिसमें ट्रंप अभियान के 5 शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, और तब भी उनकी कोई मिलीभगत नहीं थी। न्याय में बाधा की 10 घटनाएं हुई। उन्हें दोष मुक्त करार नहीं किया गया है। मुलर की गवाही ने भले ही राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सीधे सीधे कुछ न कहा हो, लेकिन उन्होंने ट्रंप को बरी भी नहीं किया है। उन पर अब भी न्याय में बाधा डालने का दोष लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये भी उठेंगे कि ट्रंप न्याय के रास्ते में क्यों आना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। फिल्म फेयर, देखिए हमारा मुकाबला फिल्म फेयर का स्टाइल बाद में आया था। वो लोग सजावटी फोटो छापते थे। मैंने पहले ही सोच के तय किया कि हम जो है एक्शन देंगे। एक रात 26 दिसंबर मैं घर लौटा तो यार मैं इस काम के लिए बैठा हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो काम करूँगा जो मैं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। मुझसे आप मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और लेखक, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, राजा जी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को जन्म। शुरुआती पढ़ाई होसूर, बंगलुरु में। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से कानून की पढ़ाई। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ। कांग्रेस से अलग हुए और स्वतंत्र पार्टी बनाई। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गृह मंत्री और तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे।
1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। 1958 में चक्रवर्ती थिरुमगन रामायण कथा के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार। 25 दिसंबर 1972 को मद्रास में निधन। हांगकांग में पिछले कुछ महीनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सारा झगड़ा प्रत्यर्पण बिल को लेकर है। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस बिल को टाल दिया है, लेकिन गिराया नहीं है। हांगकांग वासी मानते हैं कि इस बिल के जरिए चीन हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हांगकांग में इस हफ्ते की शुरुआत से ही प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारी शहर के डायसन बिल्डिंग के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने पेंट बमों की बौछार कर दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बिल्डिंग की दीवारों पर सरकार विरोधी नारे भी लिखे। जब स्थिति हाथ से निकलती दिखाई दी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों के जोश में कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं दिया। हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और दुनिया की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने विधान परिषद भवन पर कब्जा करने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सहित सब कुछ जोखिम में डाल दिया है। लगभग 1 महीने के अंदर कुछ भाइयों और बहनों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो हांगकांग को विनाश की कगार पर ले जाने से रोकें और लोगों के साथ मिलकर हमारे शहर को एकजुट, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के रास्ते पर लाने के लिए काम करें। हांगकांग की सरकार ने प्रदर्शनकारियों के इस हरकत से सख्ती से निपटने की बात कही है। देश की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार को यहाँ के कुछ कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय संपर्क कार्यालय को बुरी तरह से घेर कर हमला किया, राष्ट्रीय प्रतीक को खंडित कर दिया और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को खुली चुनौती दी। एक देश दो प्रणालियों का अनादर करते हुए हमारे देश की भावनाओं को चोट पहुंचाई। इसने शहर को निरंकुश बना दिया और एसएआर सरकार कानून के अनुसार गंभीरता से जांच करेगी। उधर चीन ने भी हांगकांग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा है कि उसकी एक देश दो नीति की पॉलिसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। उसने बाहरी ताकतों को आगाह करते हुए कहा कि वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज आएं। कुछ कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने एक देश दो प्रणालियों के सिद्धांत की तय को छुआ है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम हांगकांग में तैनात केंद्रीय सरकारी एजेंसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय, हांगकांग में कानून के शासन की रक्षा और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए हांगकांग एसएआर सरकार का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। साथ ही हम यहाँ फिर से दोहराते हैं कि हम हांगकांग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और टिप्पणी करने वाले किसी भी बाहरी बल का विरोध करते हैं। इस बीच हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन से वहां के कारोबार पर भी असर पड़ा है। बाजारों को अक्सर बंद करना पड़ा है, सैलानियों का आना कम हुआ है और दफ्तरों में भी कामकाज पर असर पड़ा है। हांगकांग के खुदरा प्रबंधन संघों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट्स के आधार पर पिछले हफ्तों में इसके सदस्यों की बिक्री में पहले ही दोहरे अंक की गिरावट आई है। हांगकांग की एयरलाइन और होटल बुकिंग में भी 10% की गिरावट आई है और मैंने सुना है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हांगकांग से दूर अपनी व्यावसायिक बैठक और मंचों को पहले ही स्थानांतरित या रद्द कर चुकी हैं। हांगकांग में विवाद की जड़ में है एक प्रत्यर्पण बिल, जिसमें प्रस्ताव है कि रेप या हत्या के मामले में संदिग्ध व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उसे चीन प्रत्यर्पित किया जाएगा। हांगकांग के लोग इसे अपनी संप्रभुता से जोड़कर देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चीन उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे।
अब चीन ने भी ये संकेत दिए हैं कि अगर हांगकांग की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वो अपनी सेना वहां भेज सकता है। सरकार मानती है कि अगर ऐसा हुआ तो स्थिति संभलने की बजाय और बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं दुनिया की कुछ दूसरी अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। उत्तर कोरिया ने फिर से 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च की हैं। इस कदम से ये साफ है कि उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। जापान और अमेरिका ने इन मिसाइलों को शॉर्ट रेंज मिसाइल बताया है। इसका असर अमेरिका और उत्तर कोरिया की संभावित बातचीत पर किस तरह का होगा, ये देखने लायक है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया ने इस तरह का मिसाइल परीक्षण किया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 18 अप्रैल को एक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था। मई में भी उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 2 मिसाइलें दागी थी। ये मिसाइलें सिनोरी शहर के पास से दागी गई थी, जो 270 और 420 किलोमीटर दूर तक गई थी। ये सभी मिसाइलें इसी साल फरवरी में वियतनाम में अमेरिका से शिखर वार्ता के विफल होने के बाद दागी गई थी। ईरान ने हॉर्मुज खाड़ी क्षेत्र में जब्त किए गए ब्रिटिश टैंकर पर सवार 18 भारतीय क्रू सदस्यों के लिए काउंसलर एक्सेस की मंजूरी दे दी है। जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य में ब्रिटिश नौसैनिकों द्वारा ईरानी तेल टैंकर ग्रेस 1 को जब्त किए जाने के बाद ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन के 2 तेल टैंकरों को अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिटिश टैंकर पर मौजूद 23 क्रू मेंबर्स में 18 भारतीय थे। ईरान के इस कदम के बाद ही भारत ने अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अपनी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। ब्रिटेन की नई रक्षा नीति के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले सभी ब्रिटिश जहाजों को ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोत सुरक्षा देंगे। प्योर्तो रिको के गवर्नर रिकार्डो रेसल को आखिरकार जनता के बढ़ते विरोध के बीच अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक वीडियो जारी करके बुधवार रात उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। अपमानजनक चैट संदेश और भ्रष्टाचार से निपटने में नाकामी के चलते उनके खिलाफ करीब 2 हफ्तों से प्रदर्शन जारी थे। प्योर्तो रिको बेहद खराब आर्थिक हालात के चलते एक दिवालिया आइलैंड बन चुका है। रेसल 2 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब प्योर्तो रिको के सचिव वांडा वज़के गवर्नर का पद संभालेंगे। 13 जुलाई को रेसल और उनके निकटतम सहयोगियों के बीच लीक हुए टेक्स्ट संदेशों के बाद हजारों लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। उनके पास 2 ही विकल्प बचे थे, या तो महाभियोग का सामना करें या इस्तीफा दें। सीरिया में सरकार और उसके सहयोगी देशों और आम नागरिकों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। सीरियाई सरकार और उसके रूसी सहयोगी अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरियाई सरकार और उसके रूसी सहयोगियों के हवाई हमलों में 100 से ज्यादा नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। यूएन ने कहा है कि स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और बेकरियों पर सीरियाई सरकार और उसके रूसी सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में पिछले 10 दिनों में कम से कम 103 नागरिकों की जान चली गई, जिसमें 26 बच्चे भी शामिल हैं। दुनिया में अपने ठंडे मौसम के लिए विख्यात यूरोप अब गर्मी से परेशान हो रहा है। जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसे देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया। स्पेन में भी तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। उत्तर पूर्वी स्पेन में जंगल में लगी आग के पीछे गर्मी ही बड़ा कारण माना जा रहा है। आग को बुझाने के काम में 600 दमकल कर्मियों को लगाना पड़ा। भारत से अलग यूरोप में लोगों को एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। ऐसे में गर्मी से राहत पाना और भी मुश्किल हो रहा है। पेरिस जैसे बड़े शहरों में लोगों को पानी में ज्यादा समय बिताते देखा जा रहा है। और आइए अब इतनी संजीदा खबरों के बाद अब रुख करते हैं कुछ हल्की फुल्की खबरों का और बनाते हैं माहौल को खुशनुमा। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। ये है चीन के यांगी सिटी का दांगशा नेशनल जियोलॉजिकल पार्क का नजारा। रंगीन और बेहद खूबसूरत अपने लैंडफॉर्म्स के लिए मशहूर ये जगह दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटकों के लिए कुछ खास करने के मकसद से यहाँ हॉट एयर बलून फेस्टिवल मनाया गया। बड़े बड़े रंगीन गुब्बारों से नजारा और सुंदर हो गया। इसके अलावा पारंपरिक नृत्य और संगीत से भी समा बंधा। पिछले 3 साल में देखें तो 2016 में 1.42 मिलियन की तुलना में 2018 में 2.32 मिलियन टूरिस्ट दांगशा नेशनल जियोलॉजिकल पार्क आए। ये आंकड़ा इस साल बढ़ने की चीन उम्मीद कर रहा है। सैन डिएगो की सड़कें अलग अलग साइफाई और फैंटेसी कैरेक्टर्स से पटी नजर आई। अपने फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर में सजे इन लोगों ने खुद को परफेक्ट कैरेक्टर में ढालने के लिए कई महीनों मेहनत की। बेहद गर्म मौसम में भी भारी भरकम मेकअप और ड्रेसेस पहने ये लोग बेहद उत्साहित नजर आए। मार्वल कैरेक्टर हो या डरावने चेहरे या फिर पॉलिटिकल चेहरे, सभी का अंदाज
हूबहू नजर आया। न्यूयॉर्क में तपती गर्मी की वजह से भले ही सालाना ट्रायथलॉन रद्द करनी पड़ गई, लेकिन यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की रेस में कसर नहीं दिखी। सालाना डायपर डर्बी में साल भर से छोटे 31 प्यारे प्यारे बच्चों को 12 फीट लंबे मैट पर एक छोर से दूसरे छोर तक आने के लिए खूब प्रोत्साहित किया गया। ल्यूकिस हो नाम का बच्चा इस मोहक रेस का विनर बना। बाकी बच्चों ने भी अपनी मासूमियत से सबका दिल मोह लिया। क्यों, आपको भी लगा ना कि ये कोई बड़ी सी पेंटिंग है? लेकिन थोड़ा और देखिए, जरा ध्यान से देखिए। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये एक स्विमिंग पूल है। जी हाँ, अनोखे डिजाइन और रंगों से बना ये एडिनबर्ग का स्विमिंग पूल है। गेटवे नाम के स्विमिंग पूल की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इसे पुर्तगाली आर्टिस्ट जोआना वेस्कॉन्सलस ने डिजाइन किया है। 2019 एडिनबर्ग आर्ट फेस्टिवल के दौरान इस पूल को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।